जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पूर्व आपने मौर्यन एम्पायर को पढ़ा था, यानी मौर्य साम्राज्य में अशोक के बृहद शिलालेख को देखा था आपने, तो जिससे काफी प्रश्न आते हैं। आज की कक्षा में मौर्य के बाद के कालक्रम का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें ब्राह्मण वंश, मौर्य वंश के बाद देखा जाए तो भारत पर देशी उत्तराधिकारी में ब्राह्मण वंश और विदेशी उत्तराधिकारी में इंडो ग्रीक के शासकों ने शासन किया। तो इसे पढ़ने के पहले हमें यह जान ले, यानी अगर शुंग वंश का अध्ययन करेंगे इससे पहले हम यह जान ले कि भारत में उस समय मौर्यों के खंडहर पर किस किस साम्राज्य ने अपना योगदान दिया था। तो देखिए यहाँ मौर्य के बाद मौर्य के जो उत्तराधिकारी के रूप में हम देते हैं, तो एक देशी उत्तराधिकारी और दूसरा विदेशी उत्तराधिकारी। तो देशी उत्तराधिकारी के श्रेणी में हम शुंग को रखते हैं, कण्व को रखते हैं और सातवाहन को रखते हैं, जिससे प्रश्न आते हैं। कण्व वंश नगण्य है, 2-4 लाइन खाली संस्थापक जानेंगे और फिर उसके बाद इसका अंतिम शासक जानेंगे, और शुंग और सातवाहन के विषय में कुछ डिटेल पढ़ा जाएगा। विदेशी उत्तराधिकारी में देखिए इंडो ग्रीक शासक आते हैं, शक है, पहलव है, कुषाण। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं आपको शुंग वंश के शासक को। ब्राह्मण वंश को देखें तो यद्यपि इससे पूर्व जो आपने चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक को देखा, तो जैसा आप देखे थे क्या मुद्रा राक्षस में इन्हें क्या वृणल यानी नीच कुल का कहा गया था। मतलब ये ब्राह्मण वर्ग से संबंधित नहीं थे, या तो वैश्य होंगे या शूद्र होंगे, ये इतिहासकारों के बीच मतभेद का विषय है। तो अब यहाँ ये ब्राह्मण वंश, अब यहाँ से जो आप शुंग और सातवाहन को देखिएगा, या शुंग, कण्व और सातवाहन को देखिएगा, इसमें इसके शासक जो होते हैं उच्च कुल के यानी ब्राह्मण कुल के होते हैं। तो देखिए इसको ब्राह्मण वंश को देखा जाए तो इसमें पहला है शुंग वंश, जिसकी राजधानी क्या है, विदिशा, यानी यह एमपी का क्षेत्र है। और संस्थापक इसके माने गए हैं पुष्यमित्र शुंग। और देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। और आप अगर देखिए तो 185 बीसी में इन्होंने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। तो संस्थापक के रूप में हम जान गए कि इनको पुष्यमित्र शुंग। कब हुआ था, 185 बीसी के लमसम में। और पुष्यमित्र शुंग के गुरु महर्षि पतंजलि थे। आप पतंजलि का नाम जानते होंगे, योग शास्त्र के जनक है जो पतंजलि, और जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी यानी पाणिनिकृत पट्टिका यानी कमेंट्री लिखी है, जिसको महाभाष्य के रूप में हम जानते हैं। तो महाभाष्य के रचयिता कौन है, महर्षि पतंजलि। योग सूत्र के रचयिता कौन है, महर्षि पतंजलि। शुंग के अगर देखा जाए पुष्यमित्र शुंग के गुरु कौन है, तो महर्षि पतंजलि। अब देखिए पुष्यमित्र सिंह ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है। तो अश्वमेध यज्ञ यदि जानते हैं आप, तो वैदिक परंपरा में जो राजा अपने को सम्राट यानी सभी राज्यों पर डोमिनेंट होना चाहता है, तो वह एक घोड़ा छोड़ेगा यानी अश्व। देखिए अश्वमेध का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो अश्व और मेध मतलब क्या है, अश्व का मतलब घोड़ा और मेध का मतलब समर्पण। मतलब यदि किसी राजा ने यानी संबंधित क्षेत्र से यदि घोड़ा गुजर रहा है और किसी राजा ने उसको रोक लिया, तो मतलब जिसने घोड़ा छोड़ा है, जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है, उससे युद्ध करना पड़ेगा। यदि ये युद्ध में पराजित हो जाता है तो राजा को फिर समर्पित कर देता है। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। और इस यज्ञ के आयोजन को कौन करवाया था, तो महर्षि पतंजलि ने करवाया था। और इसका स्रोत जो है यानी सोर्सेज है, अयोध्या अभिलेख है, जो धनदेव द्वारा लिखा गया है। धनदेव एक्चुअली शासक था, यानी शुंग वंश के ही प्रवर्ती शासक के रूप में धनदेव को माना जाता है। उसने ही ऐसे अयोध्या अभिलेख में इसका वर्णन किया है। यद्यपि कहा जाता है कि शुंग वंश के जो शासक थे यह ब्राह्मण धर्म को मानते थे। ब्राह्मण धर्म का मतलब हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के पद सोपान क्रम यानी हियरार्कियोलॉजिकल ऑर्डर को देखना। तो इसमें देखा जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने श्रमणों को भी कुछ अनुदान दिया। श्रमण मतलब
बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों को। तो इसमें देखिए भड़हुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, ये तथ्य जानिए। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। आगे आप इंडो ग्रीक शासक के बारे में जानिएगा, उसमें एक मिनांडर था, और मिनांडर भारत में जब इस क्षेत्र पर आया तो वो बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित हुआ। तो बौद्ध गुरु थे नागसेन और मिनांडर के बीच एक लंबी बातचीत हुई थी, जिसका मिलंद पन्हो नामक एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन है। अब देखिए यहाँ मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो अब दीक्षा से संबंधित प्रश्न आएंगे तो याद रखिएगा, उपगुप्त जो बौद्ध आचार्य थे उन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्मावलंबी थे उनको भद्रबाहु ने दीक्षा दिलवाई थी। आगे देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति थे, इसकी हत्या 73 बीसी में वासुदेव ने कर दी, और वासुदेव ने पाटलिपुत्र में यानी मगध में ही देखा जाए तो कण्व वंश की स्थापना की। तो अब आइए आगे हम देखें कण्व वंश क्या है। तो कण्व वंश के बारे में ज्यादा नहीं जानना है। देखिए वासुदेव ने इसकी स्थापना की 73 बीसी में, और अंतिम शासक जो था वो सुशर्मा था। इतना ही जानकारी लेनी है कण्व वंश के विषय में। महत्वपूर्ण है सातवाहन वंश। तो सातवाहन को ये देखा जाए तो ये महाराष्ट्र क्षेत्र में इनका पकड़ था। तो देखिए संस्थापक के रूप में इसको सिमुक को माना जाता है, और ये 60 बीसी के लमसम में इनका काल है। अगर पूरे प्राचीन इतिहास में देखा जाए तो लमसम 500 वर्षों तक एकमात्र इसी सातवाहन वंश ने शासन किया है। आगे देखिए, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु के रूप में भी सातवाहनों ने अपना कार्य किया है। तो यदि देखिए अगर आप महाराष्ट्र का क्षेत्र देखिए और यहाँ मगध का क्षेत्र देखिए, तो कहाँ ये पूर्वी भारत है, यानी मतलब उत्तर भारत का ही भाग है ये, और महाराष्ट्र जो हो गया अब दक्षिण प्रारंभ हो जाता है वहां से। तो यही देखिए उसके बीच सेतु का काम करने वाले सातवाहन थे। अब ये स्थान अगर देखा जाए कि एक्चुअली सातवाहन किस स्थान पर अपना शासन करते थे, तो प्रारंभिक रूप से यह प्रतिष्ठान या जिसको पैठन कहा जाता था, वहां इनकी राजधानी थी। और ये कौन सा क्षेत्र है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद क्षेत्र है। तो गोदावरी नदी के किनारे है। तो दो चीज याद रखिए, एक महाराष्ट्र का औरंगाबाद क्षेत्र और दूसरा गोदावरी नदी के किनारे। तो देखिए गोदावरी जो है दक्षिण भारत की नदी है, और इसके किनारे बहुत से ऐसे प्राचीन इतिहास के स्थल हैं जिसको याद रखना महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे देखिए रिवीजन के लिए हम यहाँ लिख दिए इसको। हड़प्पा का दक्षिणतम भाग जो है वो दायमाबाद कौन है, दायमाबाद है, जो कि क्या है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और ये किस जिले में पड़ता है, अहमदनगर जिला में पड़ता है। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद, याद कीजिए महाजनपद पढ़ाया गया था आपको, तो उसमें दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है, अस्मक है, जो कि छत्तीसगढ़ और उसके बाद आंध्र प्रदेश शुरू हो जाता है वहां से। एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद है जिसकी राजधानी पाटन या पोटली है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। आगे देखिए, सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर 60 बीसी में मगध पर अधिकार कर लिया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना पाटलिपुत्र क्षेत्र यानी मगध क्षेत्र में की गई थी। यहाँ देखिए प्रमुख शासक के रूप में आ गया सिमुक हो गया, सातकर्णी हो गया, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी तथा यज्ञश्री सातकर्णी, ये प्रमुख शासक हैं जो कि सातवाहन वंश से संबंधित है। इन शासक का सिर्फ आप नाम ध्यान में रखिए, हो सकता है कि ऑप्शन में दे दे कि यह किस वंश से संबंधित है और इन राजाओं का नाम दे दिया जाए आपको। आगे सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा एक रासु यज्ञ करवाया, इसका कुछ पुरातात्विक प्रमाण है। तो जिसके आधार पर देखिए अश्वमेध यहाँ लिख दिया गया, अश्व का मतलब घोड़ा होता है, मेध का मतलब समर्पण। जैसे कि आपने पीछे भी देखा था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। और एक रासु यज्ञ, यहाँ देखिए यहाँ 2 सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा एक रासु यज्ञ का आयोजन करवाया था। और राजसु यज्ञ जो होता है एक वैदिक अनुष्ठान है जिसमें राजा जब सिंहासन रूढ़ होता है तो वो राज्याभिषेक के समय यह यज्ञ होता है। अपने को रासु यज्ञ करवाने के बाद वो अपने को चक्रवर्ती सम्राट समझता है। आगे देखिए, सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार का नाम आता है हाल और गुनाड। याद रखिए, हाल जो थे
वो सातवाहन शासक ही थे, समझ गए? गुणाढ़ जबकि उनके दरबार में रहते थे। तो देखिए हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की है, ध्यान में रखिएगा, गाथा सप्तशती पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। और गुणाढ़ ने बृहत कथा की रचना की। तो ध्यान ध्यान रखिए, हाल ने गाथा सप्तशती एवं गुणाढ़ ने बृहत कथा की रचना की। अब देखिए गाथा सप्तशती जो है वो प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। और प्राकृत भाषा जैसा कि आप जानते हैं यह अर्धमागधी भाषा है। और देखा जाए तो महावीर स्वामी ने अपने जितने उपदेश दिए हैं यही लोकल भाषा में दिया है, जिसको अर्धमागधी या प्राकृत भाषा कहा जाता है। और बुद्ध ने अपने तमाम उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। ये दोनों चीज तथ्य ध्यान में रहना चाहिए। अब देखिए विराट कथा जो गुणाढ़ के द्वारा लिखा गया है, यद्यपि यह प्राकृत से संबंधित है, लेकिन प्राकृत भाषा की एक उपश्रेणी है पैसाची भाषा, जिसमें बृहत कथा मंजरी लिखी गई। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पैसाची भाषा के बारे में, इसलिए इसका यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है। अब देखिए इसी को सोमदेव ने कथा सरित सागर नाम से इसका अनुवाद किया है। तो सोमदेव का है कथा सरित सागर, जो कि क्या है, गुणाढ़ की ही बृहत कथा की का अनुवाद। अब यहाँ पे देखिए प्राकृत से संबंधित कुछ तथ्य जो रिवीजन आप कर लीजिए। अशोक के भारत में स्थित शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा में। इससे पहले आप अशोक के शिलालेख में पढ़ चुके हैं ये चीज। अगला देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनता है, सातवाहन शासकों ने कांसे, पोटीन, चांदी एवं तांबे एवं सीसा की मुद्राएं चलाई थी। आप जैसे कांस्य युग में पढ़े होंगे, कांसे का निर्माण क्या होता है, कॉपर और टीन के द्वारा होता है। टीन का देखिए संरचना क्या है, एसएन को टीन कहा जाता है। और सबसे ज्यादा यदि इसकी कोई सिक्का मिली है किसी धातु की तो वो किसका है, सीसा का मिला हुआ है। ये भी आपको तथ्य ध्यान में रखना है। सातवाहन शासकों के सिक्के को ढालने के लिए सीसा धातु रोम से वो मंगवाते थे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहनों ने ही प्रारंभ की। और जिसका क्या है पुरातात्विक प्रमाण क्या है, नाना घाट अभिलेख है। इसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दान देने का उल्लेख किया गया है। और देखिए सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी, मतलब वही जो अशोक के शिलालेख में भारत के अधिकांश भागों से मिला है, जिसमें क्या है लिपि यदि देखा जाए तो ब्राह्मी है, जिसको सबसे पहले पढ़ने का काम कौन किया था, वही एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य जो थे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और यहाँ देखिए लिपि के से संबंधित कुछ चीज को समराइज करके बताया गया है, आपको याद ही होगा। हड़प्पा जो है उसकी भाषा संदिग्ध है, मतलब अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। धौलावीरा से एक शिलापट निकला है, लेकिन उसको अभी वर्तमान मानव उसको डिकोड करने यानी पढ़ सकने में सक्षम नहीं है, इसलिए लिखिए इसको भाव चित्रात्मक कह सकते हैं लिपि को। वैदिक काल की जो भाषा थी वो तो संस्कृत थी, लेकिन क्या लिपि थी अभी तक लोगों को पता नहीं चला है। लेकिन ये कहा जाता है कि वेद को श्रुति कहा जाता है, मतलब संस्कृत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उच्चारण के माध्यम से जाता था, यानी वेद को भी देखिए श्रुति कहा गया है, सुन के सीखने योग्य। आगे देखिए मौर्य काल में क्या है, भाषा है प्राकृत है, और लिपि ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरेमाई के, मतलब अशोक के जो शिलालेख मिले हैं पाकिस्तान के पेशावर में शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में आपने देखा था कौन, खरोष्ठी लिपि का। जबकि अफगानिस्तान के सारे कुना अभिलेख को आपने देखा होगा, उसमें क्या अरेमाइक या यूनानी भाषा में मिला हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, सातवाहनों में माना जाता है कि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का कुछ प्रभाव था, जिसमें राजाओं का नाम माँ के नाम पर रखा जाता था, जैसे आप देखिए गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र इत्यादि। लेकिन उत्तराधिकार जो थी वो पितृ सत्तात्मक माना जाता था, देखिए पितृ सत्तात्मक था, राज सिंहासन पर पुत्र को ही अधिकार मिलते थे। अब देखिए गौल्मिक एक वर्ड आता है, हो सकता है पूछा जा सकता है प्रश्न कि गौल्मिक क्या है। तो गौल्मिक जो है ग्रामीण क्षेत्रों का जो प्रशासन करता है उसको गौल्मिक कहते हैं। जैसे आज वर्तमान में आरडीओ देखिए, रूरल डेवलपमेंट जो अफसर होते हैं, वही है गौल्मिक। और इसके साथ क्या होता था, ये इसको कुछ अपने अधिकार थे,
जो यह एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान माना जाता था। और ये देखिए अपने पास एक रथ रखता था, ये चैरियट, 9 हाथी होते थे इसको, 25 घोड़े रख सकते थे और 45 पैदल सैनिक, यानी इसका एक समूह इसके पास रहता था। ये अधिकारी इस अधिकार से सुसज्जित होता था। प्राचीन काल और मध्यकाल में जब वर्तमान की तरह लोकतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता था, शक्तिशाली होता था, उस समय जो सैनिक के गतिविधि का भी प्रधान अधिकारी को बनाया जाता था। तो ये ध्यान रखिए, प्रशासनिक और सैनिक के दोनों अधिकार अधिकारी के पास होते थे। अब देखिए सातवाहनों का स्थापत्य क्या है। कार्डले का चैत्य जो महाराष्ट्र के लोनावाला के पास स्थित है। चैत्य आप जानते ही हैं, चैत्य जो बौद्धिस्ट मॉन्क होते हैं यानी भिक्षु होते हैं, उनके रहने का स्थान चैत्य कहलाता है। चैत्य और विहार आप जानते ही होंगे। और दूसरा देखिए, अजंता एवं एलोरा की कुछ गुफाएं यहाँ कलाकृति बनी हुई है इसमें, अजंता और एलोरा में। और तीसरा देखिए, अमरावती का नमूना, जो अमरावती कहाँ है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है आज अमरावती। तो कार्डली का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफा में बनी पेंटिंग और अमरावती की जो पेंटिंग है, इससे हमें सातवाहनों के स्थापत्य से परिचित हो सकते हैं। आगे देखिए, सातवाहन शासकों में सातकर्णी जैसे कुछ शासक अपने को दक्षिणा पथ स्वामी कहलाते थे, ये ध्यान में रखिए। अब देखिए कि धरणीकोट स्थान है जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में के नजदीक है, मतलब ये अमरावती के निकट है। मतलब अमरावती आप जाने ही आंध्र प्रदेश में है। और सातवाहन युग में धान्य कटक के नाम से इसको जाना जाता था, यानी धरणीकोट को जो है धान्य कटक के रूप में जाना जाता था। और यहाँ जो साक्ष्य मिला है, कुछ पुरातात्विक और कुछ साहित्यिक साक्ष्य, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि सातवाहनों की यह कुछ समय के लिए राजधानी भी रही है। जैसे बाद में तो चल के पैठन या प्रतिष्ठान हो गया, लेकिन धरणीकोट को ही सातवाहनों की राजधानी माना जाता था पहले। यह व्यापारिक मंडी भी थी, मतलब कहा जाता था कि यहाँ जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो सड़क मार्ग से गुजरने के कारण है, वहां व्यापारियों का एक जमावड़ा होता था। इसके लिए कहा जा सकता था वह मंडी के, यानी मतलब व्यावसायिक मंडी के रूप में भी वह स्थान बहुत प्रसिद्ध था। अब देखिए, महासंघकों के अधीन एक बौद्ध केंद्र भी वहां पर था। कहां पर, आप धरणीकोट यानी आंध्र प्रदेश के गुंटूर क्षेत्र में। और यह देखिए, समृद्ध व्यापारियों ने बौद्ध केंद्र एवं स्तूपों का भी वहां निर्माण करवाया था। इस प्रकार आप सातवाहनों को देखें तो इस प्रकार ब्राह्मण वंश, आपको शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन को ध्यान में रखना है। सातवाहन से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगली कक्षा में हम फिर इंडो ग्रीक शासकों को देखेंगे एक एक करके, और फिर कुषाण को देखेंगे। कुषाण महत्वपूर्ण भारत में अपना योगदान रखते हैं। इसके साथ ही आज का क्लास समाप्त हुआ। कल फिर हम मिलते हैं।